हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण, जो आपके फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जीव जगत, उसके अंदर हमने देखा था कि सजीवों और निर्जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्या क्या उसमें आधार लिए गए, और जब सजीवों का वर्गीकरण किया गया तो कौन कौन सी सहायता साधन सामग्री है वो काम में ली गई। ठीक है, तो आज हम जो ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जितने भी सजीव थे उनको अलग अलग किस भागों के अंदर बांटा गया, किन किन वर्गों के अंदर उनको रखा गया, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, ताकि यदि हमें किसी जंतु प्रजाति पौधों का अध्ययन करना हो तो उनको अगर वर्गीकृत रूप में हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अध्ययन करने में है वो आसानी रहेगी। इसलिए जीव जगत का है वो वर्गीकरण किया जाता है। अब कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने मत दिए इनको अलग करने के लिए। दो वैज्ञानिकों के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस, और उन्होंने सिर्फ सीधा सा एक वर्गीकरण कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक वर्ग के अंदर तो सारे पौधों को रख दिया और एक वर्ग के अंदर सारे जंतुओं को रख दिया। पौधों वाले को उन्होंने नाम दे दिया प्लांटी और जंतु वाले को नाम दे दिया उन्होंने एनिमेलिया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, जीव जगत का अध्ययन आसान करने के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। तो पहले इस परिभाषा को नोट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, जो कैरोलस लीनियस था उसने वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली दी थी, यानी उसने दो जगत के अंदर बांट दिया था। पहला था आपके पादप जगत जिसको उन्होंने बोला था प्लांटी, और दूसरा था एनिमेलिया जिसके अंदर उन्होंने क्या रख दिया, जंतु। उन्होंने बोला कि वर्गीकरण दो ही भागों में, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे पौधों को डाल दो और एनिमेलिया के अंदर सारे जंतुओं को डाल दो। तो ये था आपके कैरोलस लीनियस का द्विजगत प्रणाली या दो जगतों में बांटने का वर्गीकरण। नोट कीजिए इसको आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये कैरोलस लीनियस का द्विजगत प्रणाली वाला वर्गीकरण था, ये ज्यादातर वैज्ञानिकों को रास नहीं आया और इसको सही साबित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा वर्गीकरण है। हाँ, बढ़िया बात है, सिंपल सा वर्गीकरण है तो हम इसकी आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या थी? क्योंकि ऐसा वर्गीकरण देखने से
आपको पता है कि जीव होते हैं वो कुछ यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इस वर्गीकरण से तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कौन है, यूकैरियोटिक कौन है, क्योंकि ये दोनों ही जंतु भी कुछ यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं। पादप है वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो इनके अंदर हमें पता नहीं चल पा रहा है आसानी से कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से है, यूकैरियोटिक जीव कौन से है। उसके अलावा हमें इन सीधे से ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक कोशिकीय जीव कौन से है, बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, क्योंकि कई पौधे भी ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जो बहुकोशिकीय होते हैं, और कई जंतु भी ऐसे होते हैं जो जिनमें से कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनका अलग अलग पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्रोकैरियोटिक कौन सी है, यूकैरियोटिक कौन सी है, एक कोशिकीय कौन सी है, बहुकोशिकीय कौन सी है। पोषण के आधार पर भी अंतर नहीं कर पा रहे थे, इनकी कोशिका भित्ति किसकी होती है वो भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस वर्गीकरण को है वो गलत साबित कर दिया गया। तो इस वर्गीकरण को नहीं मानने का कारण क्या था, देखिए कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण को निम्न कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। निम्न कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए वो कमियां कौन कौन सी थी। इस वर्गीकरण से प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट था इस वर्गीकरण से एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में भी अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ ये कमियां थी, इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट अगला वर्गीकरण देखते हैं। कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण जब गलत साबित हो गया, उसमें कमियां निकल गई, तो फिर वर्गीकरण आया था RH व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो उसको पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद दो नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था RH व्हिटेकर। और उन्होंने जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे, सभी को 5 अलग अलग भागों में बांट दिया। इसलिए उनकी वर्गीकरण प्रणाली को बोला जाता है पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो देखिए RH व्हिटेकर क्या दिया थी इन्होंने, 5 जगत प्रणाली। और कब दी थी इन्होंने दी थी 1969 के अंदर।
और वो 5 जगत कौन कौन से थे? वो 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब ये जो 5 अलग अलग जगतों के अंदर क्या कर दिया, RH व्हिटेकर ने सभी जीव जंतुओं को बांट दिया। इसके अंदर पौधे भी आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे, सजीव सारे आ जाएंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक का भी अलग रखा गया है, यूकैरियोटिक को भी अलग रखा गया है। तो देखिए अलग अलग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या रखा गया, आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, एक बताती हूँ मैं बेसिक आपको। देखिए जीवों के अंदर कुछ जीव अलग प्रकार की कोशिका वाले थे, कुछ अलग प्रकार की कोशिका वाले थे। तो इस आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। दोनों में अंतर क्या है देखिए। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी ना, उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है, यानी अल्प विकसित केंद्रक, या इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है, आदिम केंद्र भी बोला जाता है, पुराने प्रकार का केंद्रक। तो इसी कोशिकाओं को जिनके अंदर केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उन्हें बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर दूसरी प्रकार की आती है यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित रहती है, इसे बोलेंगे केंद्रक झिल्ली युक्त पूर्ण विकसित कोशिका। केंद्रक झिल्ली युक्त पूर्ण विकसित कोशिका। जबकि ये है अल्प विकसित केंद्रक, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक है वो टूटा फूटा हुआ है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाओं को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इन्हें बोला जाता है असीम केंद्र की कोशिका, असीम केंद्र की कोशिका। जबकि वो कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, इनको बोला जाएगा ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका। आया समझ में आपको? तो ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं RH व्हिटेकर का वर्गीकरण।
तो इससे आपको पता चला कि स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। वो कोशिका जिसके अंदर केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वे कोशिका जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए RH टेकर के वर्गीकरण में RH टेकर ने ये जो मोनेरा जगत था इसके अंदर सारी क्या रखी, प्रोकैरियोटिक जीव रखे, प्रोकैरियोटिक जीव रखे। वे जीव जिनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसी होती है। और इसके उदाहरण क्या है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु या बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया, मोनेरा के अंदर रखा गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि RH टेकर ने जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को किस जगत में रखा, मोनेरा के अंदर रखा। या आपको पूछा जा सकता है RH टेकर ने प्रोकैरियोटिक्स को, प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रखा, मोनेरा के अंदर। चाहे प्रोकैरियोट्स नाम दो, जीवाणु दो, एक ही है, क्योंकि सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो सिर्फ जीवाणुओं में ही पाई जाती है। बाकी जितने भी छोटे बड़े सूक्ष्म जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सब के अंदर कैसी कोशिका होती है, यूकैरियोटिक। तो इससे ये पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ किस में थे, मोनेरा के अंदर थे, और इन चारों के अंदर कैसे थे, यूकैरियोटिक कोशिका थी। अब यूकैरियोट की भी क्या सभी एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ यूकैरियोटिक ऐसे होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से ही बना होता है, उनको बोला जाता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। और वे यूकैरियोटिक जिनका शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बोलेंगे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो जिन यूकैरियोटिक का शरीर एक कोशिका से बना होता है उनको एक कोशिकीय यूकैरियोटिक बोलेंगे। और RH टेकर ने उनको किस में रखा, प्रोटिस्टा के अंदर, यानी इसके अंदर आएंगे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है, और इन तीनों के अंदर वो यूकैरियोटिक आएंगे जिनका शरीर है वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उन्हें बोला जाएगा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो इन तीनों के अंदर आएंगे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो कुल मिलाकर सारी यूकैरियोटिक को किसके अंदर रखा गया, यूकैरियोटिक को रखा गया इन चारों जगत के अंदर। ये सभी होंगे यूकैरियोटिक जीव और इसके अंदर होंगे प्रोकैरियोटिक जीव। तो ये था RH टेकर का वर्गीकरण। फिर देखेंगे, हम देखेंगे आपको पूछा जाए RH टेकर ने प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रखा, मोनेरा के अंदर। यूकैरियोटिक को किसने रखा, यूकैरियोटिक के लिए उसने 4 जगत दिए थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। या आपको पूछ लिया जाएगी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को किस में रखा, तो प्रोटिस्टा के अंदर रखा। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक को किस में रखा, इन तीनों के अंदर रखा। अब इन तीनों को भी अलग अलग पहचान क्या है, तो देखिए जितने भी कवक प्रजाति होती है ना वही क्या कहलाती है, फंजाई। तो कवकों को किसके अंदर रखा गया, फंजाई के अंदर रखा गया। जितने भी पौधे थे ना उन सबको किस में रख दिया, प्लांटी के अंदर। और जितने भी जंतु थे ना उनको किस में रख दिया, एनिमेलिया के अंदर। तो इस वर्गीकरण से हमें स्पष्ट पता चल रहा है, हम बता सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कहाँ है, यूकैरियोटिक कहाँ है, या एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कहाँ है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कहाँ है, पादप को किस जगत में रखा गया है, जंतु को किस जगत में रखा गया है, कवकों या फंगस या फफूंदी को किस जगत में रखा गया है। तो इससे हमें काफी आइडिया मिल सकता है। जबकि जो कैरोलस लीनियस था उसने 2 ही कर दिए, जंतु है तो एनिमेलिया में डाल दो और पौधे है तो उसके अंदर डाल दो आप प्लांटी के अंदर। उससे हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये कोशिकीय कौन सा है, बहुकोशिकीय कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कौन सा है, यूकैरियोटिक कौन सा है। तो ये वर्गीकरण है वो आज भी चलता है, सबसे विकसित वर्गीकरण है RH टेकर की पंच जगत प्रणाली जो 1969 के अंदर दी गई। तो इस पूरे वर्गीकरण को नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके सभी को विस्तार से पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये वर्गीकरण था, इसमें एक दो कुछ अपवाद है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए दो प्रकार के पौधे थे, एक नाम था क्लेमाइडोमोनास और एक था क्लोरेला। वो दोनों पौधे के थे, जगत के थे, क्योंकि उनके अंदर कोशिका भित्ति थी वो सेल्यूलोज की बनी थी। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो शैवाल के उदाहरण है, सबसे जो निम्न किस्म के पौधे होते हैं उनको बोला जाता है शैवाल। और वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से निकालकर प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। तो वो थे पादप जगत के, लेकिन उनको किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसके कुछ जीव है, जैसे देखिए क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों किस जगत के थे? पादप जगत के थे। परंतु फिर भी इनको किस में डाल दिया गया? इनको डाल दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि इनका शरीर है वो एक कोशिका से बना होता है। और हमने बोला था कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक किस में रहने चाहिए? प्रोटिस्टा में रहने चाहिए। तो ये दोनों पौधे होते हुए भी इनको किसके अंदर रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। उसके अलावा दो ऐसे जंतु भी थे जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ था। वो भले ही जंतु थे, लेकिन फिर भी उनको किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था आपके अमीबा और एक था पैरामीशियम। इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये जंतु है, जंतुओं के सारे लक्षण उपस्थित है, फिर भी इनको प्रोटिस्टा में रख दिया है क्योंकि इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण बताइए। तो उदाहरण क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, अगर आपको जंतु में पूछे तो। और अगर पौधे में पूछे तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। तो इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, ध्यान रखना। यह है एक कोशिकीय जंतु। यानी ये दोनों किसके अंदर रखे गए थे? ये पहले थे एनिमेलिया के अंदर, लेकिन फिर इसको किसके अंदर डाल दिया? प्रोटिस्टा में। तो चारों अपवाद ध्यान रखना। पौधे के दो ऐसे जगत, जो पौधे थे सेल्यूलोज उपस्थित था कोशिका भित्ति में, फिर भी उनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, क्योंकि वो उनके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। अब आप उसको कोशिका बोलो या शरीर बोलो, वो सब एक ही चीज है। तो वो एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है, इसलिए उनको डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर। और दो जंतु, एक है आपके अमीबा और एक है पैरामीशियम, उनका शरीर भी एक कोशिका से बना होता है। भले ही वो एनिमेलिया जंतु जगत के प्राणी है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, फिर भी उनको इसके साथ में डाल दिया, क्योंकि हमने पहले ही बोला था, आर.एच. व्हिटेकर ने पहले ही बताया था कि जिन यूकेरियोटिक का शरीर एक कोशिका से बना होगा वो किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सभी को विस्तार से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इनमें एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा। जैसा कि हमने बताया था कि मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है? सारे बैक्टीरिया को रखा गया है, सभी जीवाणुओं को रखा गया है। सभी जीवाणु, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है।
अब ये जो बैक्टीरिया ऐसे जीव है जो हर स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, मरुस्थल हो, घास हो, पानी हो, जंतुओं का शरीर हो, जहाँ भी स्थान होगा ये सब जगह उपस्थित रहेंगे। बहुत गर्म झरनों में भी उपस्थित रहेंगे, जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है वहाँ पे भी रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड में भी रहते हैं, जैसे बर्फ़ के अंदर रहते हैं। उसके अलावा रेतीले भागों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं, जीवों के शरीर के अंदर भी रहते हैं। तो हर जगह पर क्या होंगे, बैक्टीरिया उपस्थित रहेंगे। ये सभी वास स्थानों पर मिलते हैं। जैसे गर्म झरनों, ठंडे प्रदेशों, मिट्टी, जल, तथा जीवों के शरीर में भी उपस्थित रहते हैं। यानी बैक्टीरिया होते हैं वो हर स्थानों पर उपस्थित रहेंगे और हर स्थान इनके लिए अनुकूलित कर लेते हैं ये अपने अनुसार। यहाँ तक कि ये जीवों के शरीर में उपस्थित रहकर उनमें रोग भी पैदा कर देते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में कई रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, उसको हम टीबी बोल सकते हैं, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब किससे होने वाले रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। तो देखिए ये जीवों के शरीर में रहकर शरीर में अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी अंदर पाया जाने वाला परजीवी जो पोषण प्राप्त करता रहता है। ये जीवों के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में रहकर कई रोग उत्पन्न कर देते हैं, कई रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के पाए जाने के स्थान पर बताया मैंने आपको। अब हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो अलग अलग साइज के होते हैं, इनका आकार है वो अलग अलग होता है। तो देखिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया या जीवाणु का आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए आकार के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं कोकई या गोलाकार। दूसरे प्रकार के होते हैं बेसिलाई
या इन्हें बोला जाता है छड़ाकार। तीसरे प्रकार के होते हैं स्पाइरिलम, या इसे हम बोल सकते हैं सर्पिलाकार। और चौथे हैं विब्रियो, या हम इन्हें बोल सकते हैं कोमा आकार के। ठीक है, तो देखिए कैसे होंगे ये। जो इस प्रकार के गोल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कोकाई या गोलाकार। छड़ाकार होते हैं इस प्रकार की संरचना युक्त बैक्टीरिया। ये होंगे छड़ाकार। स्पाइरिलम या सर्पिलाकार इस प्रकार के होंगे। और कोमा आकार के इस प्रकार के होंगे, कोमा के जैसे। तो ये चार प्रकार है बैक्टीरिया के। सबसे पहले जो गोलाकार बैक्टीरिया होता है उनको बोला जाता है कोकाई। जो छड़ के आकार के होते हैं उनको बोला जाता है बेसिलाई। जो इस प्रकार सर्प के समान होते हैं उनको बोलेंगे सर्पिलाकार या स्पाइरिलम। और जो कोमा के आकार के बैक्टीरिया होंगे उनको बोलेंगे विब्रियो या कोमा के आकार के। आपने नाम सुना होगा, हमारे अंदर हैजा रोग उत्पन्न करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं विब्रियो कोलेरी। तो वो हैजा उत्पन्न करता है, हैजे के कारण उसको बोल दिया कोलेरी। और विब्रियो यानी उसका कोमा के जैसा आकार होता है, इसलिए उस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ तक आपके ये बैक्टीरिया के आकार के आधार पर है वो वर्गीकरण किया गया, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, बैक्टीरिया के कुछ पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बैक्टीरिया के आगे भागों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ तक की थी अपनी क्लास। सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के टॉपिक के साथ।